गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। अलजेब्रा जैसे एक बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस वाले टॉपिक के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग ले लेती हूँ बीच में, और फिर हम लोग अलजेब्रा ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो है वो अभी तक बचे हुए हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग एक एक करके वो सारों पे जाएंगे, बट आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री एग्जैक्टली है क्या? मोस्टली सब लोगों को पता है कि जो हमारे मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक के अंदर जो आते हैं, ट्रायंगल्स, स्क्वायर, क्वाड्रिलैटरल, या तो पैरेललोग्राम, ऐसे सारे वर्ड्स जब भी सुने हैं, वो सारा का सारा जो है वो ज्योमेट्री से कनेक्टेड है। तो ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई थी, और कैसे ये चीज़ कॉम्प्लेक्स होती जाती है, वो हम लोग आज समझेंगे। मेक श्योर कि आप लोग सारी छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आज का लेक्चर खाली बेसिक ज्योमेट्री पे है। मैं बहुत बड़े वाले सम्स जो है वो अभी नहीं कराने वाली हूँ। हम लोग बेसिकली ज्योमेट्री होता क्या है खाली कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ज्योमेट्री जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, दैट इज़ दिस। ये देखो, यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया हुआ है पता है? कि बेसिक ज्योमेट्री जो है वो इन चीज़ों से बनता है। किन चीज़ों से बनता है? पॉइंट, लाइन सेगमेंट और रे। अब सबसे पहली चीज़ जो लिखी हुई है पॉइंट, एग्जैक्टली जो नाम है उसका मतलब वही होता है, एक डॉट। अगर मैं पूरे खाली पेज पे कहीं पर भी जाके एक डॉट कर दूँ, तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं पॉइंट। ये सिंपली एक लोकेशन होता है। इसकी कोई साइज़, इसका कोई शेप, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये खाली एक पोजीशन है। पॉइंट का मतलब है एक पोजीशन, इसका साइज शेप कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाए तो लिखा हुआ है लाइन। अब ये लाइन एग्जैक्टली क्या होता है? यहाँ पर उसका सिंबल दिखाया हुआ है। और होता क्या है लाइन? तो अगर मैं एक पैसेज बनाऊँ, एक पाथ, एक लंबा वाला रास्ता खींचूँ जो बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, राइट? तो बहुत सारे पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट पाथ पे रखे हुए हैं, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे लाइन। देखो, अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ नो बिगनिंग और एंडिंग। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन उसी चीज़ को बोलते हैं जिसका ना कोई स्टार्ट होगा ना कोई एंड होगा। दिख रहा है दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ एरो है, मतलब ये जो चीज़ है एक्स वाई, उसकी लेंथ फिक्स नहीं है। वो 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1000 सेंटीमीटर भी हो सकता है। और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूस फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शंस। कंटिन्यूस फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शंस का मतलब होता है दोनों तरफ बढ़ती ही जाएगी, कंटिन्यूस फॉर एवर, ठीक है? तो इस चीज़ को बोलते हैं लाइन। और ये जो सिंबल है वो हम करते कैसे? हम लोग जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके ऊपर वो सिंबल कर लेते हैं। जैसे अगर इसका नाम एक्स और वाई दिया हुआ है मैंने, तो हम लाइन एक्स वाई को कैसे दिखाएंगे? एक्स वाई के ऊपर ऐसे दोनों तरफ एरो किए हुए, ये सिंबल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? फिक्स्ड लेंथ वाली लाइन को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। सिंपली बोलने जाए तो लाइन सेगमेंट भी सीधी लाइन ही होती है, और लाइन भी एक सीधी लाइन होती है। इसकी लेंथ जो है वो फिक्स नहीं होती, इसकी लेंथ जो है वो फिक्स होती है। अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, ये लंबी वाली जो लाइन थी इसका एक हिस्सा जिसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। दो एंड पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहा है, एंड पॉइंट्स मतलब कॉर्नर्स, छेड़े जो होते हैं वो, एंड। तो ए और बी जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, इस चीज़ को बोलेंगे टू एंड पॉइंट्स। और ये चीज़ जो है उसकी लेंथ फिक्स होती है, या तो ये 2 सेंटीमीटर होगा या तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, जितना भी होगा हम क्लियरली लिख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। और ये जो सिंबल है ये यहाँ पे वर्टिकल है, पर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ए बी के ऊपर मैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन कर सकती हूँ। लाइन सेगमेंट का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है रे। अब रे जो है इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। तो रे जो है वो भी लाइन का ही एक हिस्सा है, पर उसका एक ही एंड पॉइंट होता है, दूसरे तरफ वो अनलिमिटेड जा सकता है। अ रे इज़ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स फॉर एवर इन वन डायरेक्शन। मतलब उसका एक एंड पॉइंट ये रहा पी, और दूसरे डायरेक्शन में वो फॉर एवर एक्सटेंड कर सकती है। फॉर एवर एक्सटेंड मतलब कितना भी लंबा हो सकता है रे जो है वो।
तो एक एंड पॉइंट और एक तरफ से एरो, ये है रे का सिंबल। और ये सिंबल को अगर मैं अल्फ़ाबेट्स के ऊपर लिखती हूँ पी क्यू, तो फिर इसको बोलेंगे एक रे। एक चीज़ का खास ध्यान रखना बच्चों इधर कि हम लोग है ना क्यू पी करके ऊपर एरो कर देंगे तो उसका मतलब ये नहीं होता है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट आई मीन टू से इज़ लाइन के अंदर और लाइन सेगमेंट के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एक्स वाई करके ऊपर एरो कर रहे हो कि वाई एक्स करके ऊपर एरो कर रहे हो, दोनों सही है। आप ए बी के ऊपर स्ट्रेट डैश कर दो या तो फिर आप बी ए के ऊपर डैश कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का मतलब सेम यही होगा। पर अगर आप रे के अंदर उल्टा कर लेते हो, मतलब कि क्यू पी के ऊपर एक एरो लगा देते हो, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक एंड पॉइंट जो है वो क्यू बन जाएगा और एरो की तरफ, मतलब जिस तरफ से उसकी लेंथ बढ़ सकती है उस तरफ पे पी आ जाएगा। तो हम लोग हमेशा रे का नाम देते वक्त ध्यान रखेंगे कि कौन से तरफ से वो बढ़ सकता है और कौन सा एंड पॉइंट है। ठीक है, मेक श्योर कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। इतनी चीज़ क्लियर हो गई तो हमने ये समझ लिया है कि पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है और रे क्या है। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये चार शब्द जब भी मैं यूज़ करूँ ना कि ये एक लाइन है, ये एक रे है, तो आपको तुरंत ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसको देख लो ढंग से। मैं अब वापस पेज चेंज कर रही हूँ। नेक्स्ट जो आता है वो है एंगल। एंगल मतलब कोना। अगर दो रेज, ये एक रे और ये दूसरा रे, अगर दो रेज का एंड पॉइंट कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों का एंड पॉइंट एक ही है, तब हम उसको बोलेंगे एंगल। क्या बोलेंगे? एंगल। टू रेज दैट शेयर एन एंड पॉइंट, दैट शेयर एन एंड पॉइंट मतलब एक ही एंड पॉइंट के ऊपर अगर दो रेज हमने लगा दिए हैं, मतलब मान लेते हैं इसका नाम पी क्यू ही है और इसका नाम मैं दे देती हूँ पी आर। तो पी जो है वो दोनों का कॉमन एक ही पॉइंट होगा और यहाँ से क्यू तरफ भी जा सकते हैं और यहाँ से आर तरफ भी जा सकते हैं। ऐसी चीज़, ऐसा एक कॉर्नर जो बनता है, ये जो ऑरेंज कलर यहाँ पे किया ना, उस चीज़ को बोलते हैं एंगल। कोना जो कॉर्नर होता है उस चीज़ को बोलते हैं एंगल। ठीक है, और दूसरी एक चीज़, ये मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर मैं पी लगा देती हूँ, यहाँ पर आर और यहाँ पर क्यू, तो पी जो है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। और अगर ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, तो फिर ये एक और ये दो, मतलब कि पी क्यू और पी आर जो है, इन दोनों को बोलते हैं आर्म्स। ARMS, आर्म्स ऑफ एन एंगल। ठीक है, उसके बाद आती है लाइंस। अब लाइंस जो है ना वो अगर दो साथ में ली जाए, हम लोग ने लाइन क्या है वो तो यहाँ पर देख ही लिया था कि दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है। अगर दो लाइंस में साथ में लेती हूँ तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है? वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट मतलब कि जब एक दूसरे को काटेगी तब हम उनको बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब मिलती हुई लाइंस, एक दूसरे को काटती हुई लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसे ये वर्ड बार बार आता है मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक के अंदर, तो आपको उसका मतलब पता चल जाए इसलिए ये डाला हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आता है परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब होता है जो दो लाइंस की हम बात कर रहे हैं उन दोनों के बीच में एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये जो एंगल की मैंने अभी बात की थी वो अगर एग्जैक्ट 90 डिग्रीज है तो हम उसको बोल सकते हैं परपेंडिक्यूलर। ये जो वर्ड है परपेंडिक्यूलर, उसका मतलब होता है 90 डिग्रीज। लाइन्स दैट इंटरसेक्ट एंड फॉर्म फोर राइट एंगल्स। अब देखो ये दूसरा वर्ड मिला, राइट एंगल्स। तो राइट एंगल्स का मतलब होता है 90, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90। और ये जो डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है वो भी एग्जैक्ट 90 डिग्रीज का ही डायग्राम है। तो फोर राइट एंगल्स क्यों लिखा है यहाँ पे? चार, क्योंकि ये जैसे ये एक ऑरेंज कॉर्नर है वैसे नीचे भी एक बनेगा, उसके लेफ्ट में एक और इसके ऊपर भी एक, तो टोटल 4 राइट एंगल्स बनेंगे। उसके बाद हम आते हैं पैरेलल लाइंस पे। पैरेलल लाइंस होता क्या है? अगर दो लाइंस परफेक्टली एक दूसरे से दूरी मेंटेन करके रखे हुए, मतलब इसके बीच में अगर ये दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर है, इधर आगे जाके भी 1 सेंटीमीटर ही है, तो उसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइंस जो कभी भी मिलेगी नहीं, इंटरसेक्ट कभी नहीं करती। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट, ऐसा लिखा हुआ है इधर। मतलब कि पैरेलल लाइंस वो लाइंस है जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। एग्जाम्पल है रेलवे ट्रैक्स या तो फिर
रोड के दोनों साइड ऊपर बने अपना BRTS के जो रेलिंग्स है वो, या तो कुछ भी। सो बेसिकली ऐसी चीज़ें जो कभी जॉइन नहीं होती, ऐसी दो लाइंस जो कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं या तो कभी मिलेगी नहीं, नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो ये थी 4 और चीज़ें जो हमको ज्योमेट्री के अंदर काम आ सकती है। अब हम जाएंगे एंगल्स को और डिटेल में समझने के लिए, क्योंकि एंगल्स की भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो एंगल्स की टाइप्स देखते हैं, चलो कौन सी वाली है। ये देखो, यहाँ पर 5 अलग अलग टाइप के एंगल के नाम दिए हुए हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। इसको एक एक करके समझते हैं किसका मतलब होता क्या है। सबसे पहले जो लिखा हुआ है एक्यूट एंगल, इसका मतलब होता है ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, मतलब कि 89 से लेके एकदम छोटे में छोटा 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री सब आ गया, मतलब 90 डिग्री एंगल ये है। हमने अभी इसके पहले वाली स्लाइड जो थी, ये वाली स्लाइड थी, इसके अंदर देखा था कि 90 डिग्री जो है वो ऐसा होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा हर एंगल, यहाँ पर एग्जांपल 40 का दिया हुआ है, पर मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि इवन 89 डिग्रीज इज़ एक्यूट। तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से छोटा कोई भी एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल क्या है वो परफेक्टली क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे राइट एंगल की। राइट एंगल क्या होता है वो मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्रीज हो, यहाँ पर लिखा हुआ है एन एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्रीज, उसको बोलते हैं राइट एंगल। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस मतलब ऐसा एंगल जो 90 से तो बड़ा है, ये वाला जो एंगल दिया है उससे तो बड़ा है, पर 180, मतलब ये लाइन पूरी स्ट्रेट में कर लूँ ना 180, ये देखो ये रहा 180, 180 से छोटा है। देखो, एन एंगल दैट मेजर्स ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। दो कंडीशन है ऑब्ट्यूस के अंदर, दो कंडीशन है। कौन सी दो कंडीशन है? 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा भी होगा। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर इन लोगों ने 120 डिग्रीज का दिया हुआ है, मैं आपको अगर रेंज बताना चाहूँ तो 91, 92 से लेके 179 डिग्रीज तक के सारे एंगल को मैं बोल सकती हूँ ऑब्ट्यूस एंगल्स, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगी स्ट्रेट एंगल की। अब स्ट्रेट एंगल किस चीज़ को बोलते हैं, यहाँ पर दिखाया हुआ है, याद रखना बहुत आसान है। जब पूरा 180 डिग्रीज दूसरा रे जो है, एक रे तो ये रहा सीधा ही हमेशा रहता है, ये रे हमेशा नीचे ही रहता है। अब जो दूसरा वाला रे वो अगर पूरा दूसरी तरफ घूम गया और कंप्लीट स्ट्रेट लाइन बना दी, 180 डिग्रीज मेजर, यहाँ पर लिखा हुआ है एन एंगल दैट मेजर्स 180 डिग्रीज इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ये था स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब कोई भी ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा है। 180 डिग्री से बड़ा मतलब ये अगर मैं लाइन सीधी कर लूँ तो यहाँ पर आती थी 180 डिग्रीज, उससे भी ज़्यादा 190, 200, 210 और 220 का इन लोगों ने एग्जांपल दिया है। पर 180 से बड़ा कुछ भी जो है 359 तक हम लोग जा सकते, 359 डिग्रीज तक हम लोग जा पाएंगे। वो सारे के सारे 181 से लेके 359 डिग्रीज तक सारे एंगल्स जो है उनको मैं बोलूँगी रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, यहाँ पर लिखा हुआ है एन एंगल दैट मेजर्स ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल यहाँ पर ख़त्म होता है। 5 अलग अलग टाइप के एंगल्स है और पांचों का मतलब जो है वो आपको समझ आ गया है। अब इसके बाद वाला देखते हैं। तो इसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अब एंगल्स को लिखते कैसे। ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग होती है कुछ बच्चों के लिए। अगर कोई एंगल आपको दिया हुआ है तो वो एंगल को नाम कैसे देते हैं, तो मैं उस चीज़ के लिए एक स्लाइड इसमें ऐड करना चाहूँगी, वो है ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है पता है? नेमिंग एन एंगल। हम एंगल को नाम 3 तरीक़ों से दे सकते हैं। देखो 3 तरीक़ों से, मतलब यूजिंग 3 पॉइंट्स, यूजिंग 1 पॉइंट, यूजिंग अ नंबर। अब इसका मतलब क्या होता है? ओके, यूजिंग 3 पॉइंट्स, वर्टेक्स मस्ट बी इन द मिडल लेटर। ये नीचे जो एंगल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, कितने डिग्री उससे अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो एंगल ड्रॉ किया हुआ है ABC, इसको मैं अगर 3 पॉइंट से डिस्क्राइब करना चाहूँ पहली मेथड से, तो हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वर्टेक्स है, जो कोना है एंगल का, वो बीच में रहे। बाकी के दोनों चीज़ें कहीं भी लग सकती है। जैसे कि देखो मैं लिख सकती हूँ ABC, या तो मैं लिख सकती हूँ एंगल CBA। दोनों चीज़ में B अगर बीच में है तो ये दोनों नाम परफेक्टली सही है। तो हमको ये देखना है कि जब मैं एंगल को
3 पॉइंट्स से बता रही हूँ, तो वो 3 पॉइंट्स से बीच में जो है वो हमेशा वर्टेक्स रहेगा और बाकी की दोनों चीज़ें स्वैप हो सकती है इधर उधर। सो ए बी सी भी चलेगा, सी बी ए भी चलेगा। तो ये था पहला तरीका। अब अगर हम लोग एक पॉइंट से बताना चाहे तो हम लोग सिर्फ वर्टेक्स लिख सकते हैं। सिर्फ वर्टेक्स मतलब सिर्फ कोने का नाम। ये देखो यहाँ पर लिखा हो एंगल बी, दिख रहा है? तो हम लोग, ये दूसरा तरीका है इस एंगल को बताने का, वर्टेक्स बी या तो एंगल बी। ठीक है, तो एक ये हो गया 3 पॉइंट वाला तरीका, दूसरा ये हो गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ होता कि ये एंगल 40 डिग्रीज है, तो मैं लिख सकती थी 40 डिग्रीज, 50 डिग्रीज। तो तीसरा तरीका है नंबर्स। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड लिखा हुआ है, पर दैट इज़ हम लोग एंगल को नंबर से भी दिखा सकते हैं। आप लोगों को ये वाला तरीका और ये वाला तरीका परफेक्टली ध्यान से समझ लेना है। मेक श्योर कि कोई इस एंगल को डिस्क्राइब करने के लिए एंगल ए है तो एंगल सी ना लिखे, ठीक है? तो ये वाला जो कन्फ्यूजन होता है, कुछ बच्चे जो ज्योमेट्री की चीज़ें आसानी से इमेजिन नहीं कर सकते, वो लोग ये गलती करते हैं। तो आप लोग या तो उसको 3 पॉइंट से डिस्क्राइब करोगे, दैट इज़ ए बी सी या सी बी ए, या तो फिर खाली एक ही पॉइंट लिखना है तो आपको खाली वर्टेक्स यूज़ करना है, दैट इज़ एंगल बी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। एंगल्स वाली पूरी चीज़ क्लियर हो गई, टाइप्स कैसे होती है और उनको नाम कैसे देते हैं वो क्लियर हो गया। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे जो है पॉलीगॉन्स। अब ये पॉलीगॉन्स होता क्या है? सिंपल क्लोज कर्व्स मेड ऑफ जस्ट लाइन सेगमेंट्स। अच्छा, ये मैंने पॉलीगॉन्स का डेफिनेशन तो लिख दिया है काफ़ी अच्छा वाला। अब इसका मतलब क्या होगा? डायग्राम्स जो है वो सिंपल होने चाहिए, क्लोज्ड होने चाहिए। कोई भी डायग्राम अगर खुला है तो हम उसे पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। खुला मतलब कि 4 साइड है, 5 साइड है, जितनी भी साइड है वो सारी एक दूसरे को जॉइन होनी चाहिए, सारे के कॉर्नर्स आने चाहिए। इस चीज़ को बोलेंगे क्लोज्ड। सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ जस्ट लाइन सेगमेंट्स। जस्ट लाइन सेगमेंट्स का मतलब है सीधे होने चाहिए सारे लाइंस। मतलब मैं सर्कल को पॉलीगॉन नहीं बोल सकती हूँ, मैं सेमी सर्कल को पॉलीगॉन नहीं बोल सकती, या तो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कर्व्स आते हैं उस चीज़ को मैं पॉलीगॉन नहीं बोल सकती हूँ। तो हम उन्हीं चीज़ों को पॉलीगॉन्स बोल सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनी हुई, सीधी सीधी लाइन से ही बनी हुई होनी चाहिए। ये देखो, मैंने पॉलीगॉन्स का यहाँ पर एक लिस्ट बनाया हुआ है जिससे आपको पॉलीगॉन्स का आइडिया थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, जो है ये। अब देखो, यहाँ पर पॉलीगॉन की टाइप्स भी दिखाई हुई है, क्योंकि पॉलीगॉन बहुत सारे टाइप के होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रेगुलर पॉलीगॉन, इर्रेगुलर पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन वगैरह वगैरह। तो हम लोग एक एक को ढंग से समझ लेते कि किस चीज़ को रेगुलर बोल सकते, किस चीज़ को इरेगुलर बोल सकते वगैरह। तो सबसे पहले हम आते हैं रेगुलर पॉलीगॉन पे। रेगुलर पॉलीगॉन उन पॉलीगॉन्स को बोलते हैं जिनके सारे साइड्स के मेजर सेम हैं। सारे साइड्स के मेजर सेम है मतलब सबसे पहले जो दिखाया हुआ है ट्राइंगल, उसकी तीनों साइड की जो मेजर होगी, जैसे अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर्स होगी तो दूसरी दोनों भी एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर्स ही होगी। उसके बाद जो दिखाया हुआ है वो है स्क्वायर, या तो उसके बाद दिखा हुआ पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन। सारे पॉलीगॉन्स जो रेगुलर पॉलीगॉन्स में दिखाए हुए हैं उन सारों की साइड्स की लेंथ जो है वो सेम होगी। उसके नीचे जो दिया हुआ है वो इरेगुलर पॉलीगॉन। अब इरेगुलर पॉलीगॉन के केस में जो है वो लेंथ ऑफ साइड्स, जो बाजुओं की लंबाई है वो सेम नहीं होती है, इसलिए उसको बोला जाता है इरेगुलर पॉलीगॉन। मतलब ये ब्लू वाला भी एक ट्राइंगल ही है, पर ये ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स है वो सेम नहीं है। उसके बाद ये जो दूसरा क्वाड्रिलेटरल, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ग्रीन वाला, उसके अंदर भी ऐसा ही है, वो 4 साइड से ही बना है पर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम उसको इरेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। बाकी सारे एग्जांपल्स भी वही है। छिल्ला वाला आप देखोगे अगर, लास्ट वाला ब्राउन कलर का, दैट इज़ ऑल्सो ऑक्टागन, 8 लाइन से बना हुआ है पर उसकी सारी 8 साइड जो वो सेम नहीं है, इसलिए हम उसको इरेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। फिर आते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन उन पॉलीगॉन्स को बोलते हैं जिनके कुछ एंगल्स मतलब कि कोने या तो वर्टेक्स, जिनके कुछ वर्टेक्स जो है ना वो रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है वो आपको याद होगा ही, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर पॉलीगॉन में कोई भी ऐसा कॉर्नर आ रहा है जो 180 डिग्री से बड़ा है तो हम उसे बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो एंगल है वो पूरा घूम के यहाँ से ये 90, ये ऊपर का 90 और 180 से भी अराउंड 20-30 डिग्री, अराउंड 270 डिग्री एंगल है वो।
तो 270 डिग्री आया, इसलिए हम बोलेंगे कि भाई ये कोना तो रिफ्लेक्स एंगल बना रहा है, ये दूसरा कोना भी रिफ्लेक्स एंगल बना रहा है, तो ये दो कॉर्नर्स की वजह से मैं ये पॉलीगॉन को कॉनकेव पॉलीगॉन बुलाऊंगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हम उन पॉलीगॉन को बोलते हैं जिसके सारे एंगल्स जो है वो स्ट्रेट एंगल से छोटे होते हैं, तो उस पॉलीगॉन को हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स। ये ऊपर दिए गए सारे पॉलीगॉन जो है वो मोस्टली कॉन्वेक्स है। सो ये होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जिसके ऑल द वर्टेक्सेस मेजर लेस देन द स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्री से छोटा अगर डिग्री है तो फिर उसको हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन। कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन उन पॉलीगॉन्स को बोलते हैं जो परफेक्टली क्लोज फिगर नहीं बना रहा है। परफेक्टली क्लोज फिगर नहीं बना रहा है मतलब कि ऊपर के हम जितने भी पॉलीगॉन्स देखते हैं, ये कलरफुल वाले जो है रेगुलर इरेगुलर में, वो सारे क्लोज फिगर्स बना रहे हैं, मतलब कि एक स्क्वायर या तो एक ट्राइंगल ऐसा ही है। अब आप ये कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन में जो एग्जांपल दिया हुआ है उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर 3 ट्राइंगल्स को ज्वाइन कर लिया है और फिर उसको एक पॉलीगॉन बोला हुआ है। ये पॉलीगॉन तो है ही, पर ये सिंपल पॉलीगॉन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन है, ठीक है। नीचे मैंने कुछ ऐसी चीज़ों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो पॉलीगॉन नहीं है, जैसे कि एक सर्कल है या तो एक ऐसा फिगर है जो कर्व से बना हुआ है, तो उस चीज़ को हम नहीं बोल सकते कि वो पॉलीगॉन है। उसके बाद एक सीधी लाइनों से बना हुआ डायग्राम है पर वो डायग्राम क्लोज नहीं है, ऊपर से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ऐड कर देती तो फिर ये बन जाता है एक पॉलीगॉन, पर क्योंकि ये चीज़ ऊपर से क्लोज नहीं है तो मैं इसको पॉलीगॉन नहीं बोल सकती हूँ। इसके एग्जैक्टली बाद जो दिया वो एक 3D डायग्राम है। 3D मतलब कि उसके अंदर 2 से ज़्यादा डायमेंशंस है, उसकी वजह से हम उसको पॉलीगॉन नहीं बोल सकते। तो ये नीचे की कुछ 4 एग्जांपल्स ऐसे थे ताकि आपको पता चले कौन से डायग्राम्स को हमको पॉलीगॉन नहीं बताना है। बाकी ऊपर के जो एग्जांपल्स है आर द टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, कौन से प्रकार के पॉलीगॉन्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पॉलीगॉन्स का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। इन चीज़ों को बोल सकते हैं हम लोग पॉलीगॉन और इन चीज़ों को हम पॉलीगॉन नहीं बोल सकते, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम लोग पॉलीगॉन्स को और भी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि हमको एक चीज़ पता चल गई कि कोई भी फिगर अगर क्लोज्ड है और स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है तो हम उसे पॉलीगॉन बोलेंगे। तो फिर पॉलीगॉन के अंदर भी टाइप्स होती है कि अगर 3 साइड से बना हुआ है तो हम उसे ट्राइंगल बोलेंगे, 4 साइड से बना हुआ है तो हम उसे क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे, 5 साइड से बना हुआ है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टागन। मैंने ये डायग्राम यहाँ पर इसीलिए रखा है ताकि आप लोग मोस्ट जो सिंपल वाले वो मेमोराइज कर लो। 1 से मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 10 तक तो आप मेमोराइज कर ही सकते हो क्योंकि बहुत ईजी है और आपको बहुत जगहों पे काम लगेगा ये। तो ट्राइएंगल, क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, डन। तो ये इसलिए याद रख लो ताकि आप कभी भी अगर कोई क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसा लिखा है देयर इज एन ऑक्टागन तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो वो पॉलीगॉन की बात हो रही है जो 8 साइड से बना हुआ है। फिर वो रेगुलर है कि इरेगुलर है वो चलेगा, वो क्वेश्चन से पता चल जाएगा आपको, पर बेसिक इतना आप लोग मेमोराइज कर लो। तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करो और ये टेबल को एक बार ढंग से याद रख लो, ठीक है। तो मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ। सबसे पहला पॉलीगॉन जो है इसमें दैट इज़ अ ट्राइंगल। मैं उसकी टाइप्स डिस्कस करने वाली हूँ कि ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस प्रकार के हमारे पास ट्राइंगल्स होते हैं। ये देखो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं, पर यहाँ पर हम लोगों ने उनकी एंगल्स और उनकी साइड्स के बेसिस पर उनको क्लासीफाई कर दिया है। तो सबसे पहला आता है एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल हम वो ट्राइंगल को बोलते हैं, ये रहा एक्यूट पर्पल वाला जो है। एक्यूट ट्राइंगल हम वो ट्राइंगल को बोलते हैं जिसके तीनों एंगल्स मतलब तीनों कोने जो है, तीनों वर्टाइसेस जो है वो 90 डिग्री से कम है। तीनों आप अगर मेजर करोगे तो 90 से कम होगी, तो इस चीज़ को बोलेंगे एक्यूट एंगल। उसके बाद आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल हम ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं गाइस जिसके तीनों एंगल के मेजर 60 है, एग्जैक्टली 60। ऑल द 3 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट और दे आर सेम। इस उसकी तीनों की तीनों, अच्छा एक काम करते हैं पहले सारे ट्राइंगल्स को अकॉर्डिंग टू देयर एंगल जो है वो समझ लेते हैं। अगर तीनों एंगल 90 से छोटे हुए तो हम उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर कोई भी एक तीनों में से कोई भी एक एग्जैक्टली इक्वल टू 90 हुआ, बराबर 90 डिग्री हुआ, जैसे कि ये येलो वाले ट्राइंगल में ये जो कॉर्नर है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा है, वैसे ट्राइंगल को हम बोलेंगे राइट ट्राइंगल। और अगर कोई भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है,
कोई भी एक अगर 90 से बड़ा है तो हम उसे बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये पहले के 3 क्लियर हो गए, मतलब एक्यूट होगा तीनों एंगल 90 से छोटे, राइट होगा कोई भी एक एंगल अगर 90 है तो मैं उसे बुलाऊंगी राइट एंगल ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वैसे ट्राइंगल को बोलेंगे जिसमें कोई भी एक जो है वो 90 से बड़ा है। यहाँ पर एग्जैक्टली 180 लिख दिया है, वो गलत है। एंगल जो है वो 90 से बड़ा होना चाहिए, कोई भी एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं उसे बोल सकती हूँ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब हम जाते हैं मेजरमेंट ऑफ साइड्स के हिसाब से। मेजरमेंट ऑफ साइड्स मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल हम ऐसे एक ट्राइंगल को बोलते हैं जिसकी तीनों साइड्स जो है वो सेम होती है। तीनों तीनों साइड्स को आप अगर मेजर करोगे तो वो 2 सेंटीमीटर्स या तो 5 सेंटीमीटर्स। एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग इमेजिन कर पाओ कि अगर कोई ट्राइंगल की तीनों साइड की मेजरमेंट जो लंबाई है वो अगर सेम आती है तो मैं उसे इक्विलैटरल ट्राइंगल बुलाऊंगी, ठीक है। उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल को बोलते हैं जिसकी दो साइड्स सेम हो। जैसे ये पिंक वाला जो है इसके अंदर हमको दिख रहा है कि जो बेस है, ये नीचे वाली लाइन जो है ट्राइंगल की वो छोटी है और ऊपर के दोनों जो है वो एग्जैक्टली सेम नज़र आ रहे हैं। उनको आप अगर स्केल लेके मेजर भी करोगे तो वो एग्जैक्टली सेम होंगे। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है दो साइड्स एग्जैक्टली सेम और तीसरी वाली साइड अलग हो सकती है। उसके बाद आता है स्केलेंस ट्राइंगल। स्केलेंस ट्राइंगल हम ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं जिसकी तीनों साइड्स की मेजरमेंट अलग है, तीनों बाजुओं की लंबाई जो है वो अलग अलग है। ये काफ़ी लंबा है, ये उससे थोड़ा छोटा है और ये सबसे छोटा है। तो इसके आप तीनों मेजर करोगे तो ये 5 4 3 ऐसा कुछ आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए तीनों की तीनों साइड्स की जो मेजरमेंट है वो अलग अलग होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि 6 टाइप ऑफ ट्राइंगल्स क्या क्या होते हैं और हम कैसे बताते हैं कि कौन सा ट्राइंगल कौन से टाइप का है। तो 3 कैटेगरीज जो है वो हम लोगों को बेस्ड ऑन एंगल्स पता चली और 3 कैटेगरीज जो है वो बेस्ड ऑन साइड्स पता चली है। तो व्हाट वी हैव इज 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है और एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है। कोई एक ही ट्राइंगल है जो ये भी है जो ये भी है, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल भी है और स्केलेंस ट्राइंगल भी है। तो एक ही ट्राइंगल को हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मैं उसे साइड से बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी टाइप का ट्राइंगल है, कि क्या मैं उसे एंगल से बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी टाइप का ट्राइंगल है, ठीक है। तो बेसिकली ये 6 टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलैटरल्स की। मतलब कि अगर इस चीज़ का पहला टॉपिक था ट्राइंगल्स और हमने उसकी टाइप्स डिस्कस कर ली है, तो अब हम डिस्कस कर सकते हैं क्वाड्रिलैटरल्स जो उसका दूसरा टॉपिक है। मतलब ऐसे फिगर्स या तो ऐसे पॉलीगॉन्स जो 4 बाजुओं से बने हुए हैं। ऐसे पॉलीगॉन्स जो 3 बाजू से बने हुए हैं उनको बोलते हैं ट्राइंगल्स। उसकी कैटेगरीज थी ये, इतने प्रकार के होते हैं। अगर पॉलीगॉन्स 4 साइड से बने हुए तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है। तो क्वाड्रिलैटरल्स कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। क्वाड्रिलैटरल्स कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहला है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम किस टाइप के क्वाड्रिलैटरल को बोलते हैं, ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स, अब ऑपोजिट साइड का मतलब समझना सामने वाली बाजू, ये और ये होती है ऑपोजिट साइड। तो ये वाली और ये वाली अगर सेम है मेजरमेंट में, ये भी 2 सेंटीमीटर ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ऑपोजिट साइड ये इसके साथ सेम होना चाहिए, ये इसके साथ सेम होना चाहिए। ऑपोजिट साइड सेम भी होती है और पैरेलल भी होती है। यहाँ पर लिखा हो इक्वल एंड पैरेलल, मतलब कि वो दोनों पैरेलल भी होनी चाहिए। ये इसके साथ पैरेलल होनी चाहिए, ये वाली इसके साथ पैरेलल होनी चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई वो है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मतलब कि यहाँ पर अगर 45 डिग्री आएगा तो उसके एग्जैक्टली सामने, ऑपोजिट मतलब सामने वाला, तो इसके एग्जैक्टली सामने वाला जो है उसके जितना ही होगा 45। और यहाँ पर अगर 75 आता है तो यहाँ पर भी 75 ही होगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। सो बेसिकली पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉलीगॉन देखेंगे। नेक्स्ट पॉलीगॉन है एक रेक्टेंगल। सो एक रेक्टेंगल जो है उसकी सबसे पहली बात यह है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है, उस चीज़ को आप यहाँ पर भी देख सकते हो। देखो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मतलब कि एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल दोनों के बीच में फ़र्क खाली उसके एंगल्स में ही है। पैरेललोग्राम में हम ऐसा लिखते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
उसकी जगह पर रेक्टेंगल के अंदर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, या तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं ऑल एंगल्स आर 90। मतलब कि जब हम एक रेक्टेंगल के चारों वर्टाइसेस को मेजर करेंगे तो वो एग्जैक्ट 90 डिग्री आएगा। मतलब कि रेक्टेंगल के चारों कोने जो है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होते हैं। एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल के बीच में हम फ़र्क कैसे पता लगा सकते हैं, वो है उसकी कॉर्नर्स के मेजरमेंट से। बाकी साइड्स तो दोनों में एग्जैक्टली सेम हो सकती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दोनों में होती है। अब हम नेक्स्ट टाइप के पॉलीगॉन में जाएंगे जो है स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है ना वो एक टाइप का रेक्टेंगल है जिसको हमने मॉडिफाई कर लिया है। उसका मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल के चारों कोने जो थे वो 90 थे, तो हमने स्क्वायर के भी चारों कोने 90 ही रखे हैं। पर रेक्टेंगल में एक बाजू लंबी होती थी और दूसरी बाजू छोटी होती थी, इसके जगह पे हमने चारों साइड्स इक्वल कर ली। बाकी का पूरा एज इट इज़ है। देखो, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो तो रेक्टेंगल में भी था, वो पैरेललोग्राम में भी था इनफैक्ट। उसके बाद ऑल साइड्स आर इक्वल, ये नया आया। स्क्वायर के अंदर जो वो चारों साइड्स, चारों बाजू जो होती है स्क्वायर की, वो सेम होती है। और उसके बाद जो लिखा है ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, वैसा तो रेक्टेंगल में भी होता है। रेक्टेंगल के भी चारों एंगल्स जो 90 डिग्री होते हैं और एक स्क्वायर के भी चारों एंगल जो है वो 90 डिग्रीज होते हैं। उसके बाद हम आएंगे रोम्बस पे। रोम्बस जो है वो भी एक ऐसा ही पॉलीगॉन है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, जैसे स्क्वायर में था। स्क्वायर में चारों साइड्स ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसा था, वैसा ही रोम्बस में होगा। अगर ये 3 तो बाकी के चारों भी 3 ही होंगे। अब रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है और चारों साइड्स एक दूसरे से पैरेलल होती है, ऑपोजिट साइड्स। ये जो है वो इससे पैरेलल होगी और ये जो है वो इससे पैरेलल होगी। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये दोनों क्लियर हो गया। अब क्या लिखा है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऐसा हमने पहले कहाँ पर देखा था, पैरेललोग्राम में। तो रोम्बस के केस में पैरेललोग्राम जैसा ही होता है कि आमने सामने वाले एंगल जो है वो सेम होंगे। रोम्बस सिंपली बोलने जाए तो जो शक्करपारा का शेप होता है या तो जो डायमंड शेप होता है ना, कार्ड्स के अंदर जो डायमंड्स आता है पत्तों के अंदर, वो डायमंड शेप जो है उसको हम बोल सकते हैं परफेक्ट रोम्बस। उसके अंदर आमने सामने आप देखने जाओगे तो एंगल सेम होगा। मतलब ये कोने का जो मेजरमेंट होगा वही ये कोने का मेजरमेंट होगा और ये कोने का जो मेजरमेंट होगा वही ये कोने का मेजरमेंट होगा। तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। ये हम जब रोम्बस को और डिटेल में डिस्कस करेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूँ, डायगनल हम ऐसी लाइन को बोलते हैं जो ऑपोजिट वर्टेक्सेस को जॉइन करती हो। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक लाइन इंसर्ट कर लूँ और यहाँ पर एक लाइन इंसर्ट कर लूँ, जैसे कि ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इन दोनों लाइंस को बोल सकते हैं डायगनल्स। डायगनल्स मतलब ऐसी लाइंस जो एक कोने से जाके सामने वाले कोने तक जॉइन होती हो। तो हमको ऐसा बोला गया है कि रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो हमेशा 90 डिग्रीज पे बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्रीज, पहली चीज़ तो डायगनल्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये दिख रहा है, ये 1 2 3 4 एग्जैक्ट वही डायग्राम है जो परपेंडिकुलर लाइंस का था। होल्ड ऑन, परपेंडिकुलर लाइंस, ये वाला जो है एग्जैक्ट वैसी चीज़ हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। कौन सी वाली स्लाइड थी, रोम्बस वाली, ये रहा। तो ये जो चारों जगहों पे 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है राइट एंगल्स। अभी जो बाइसेक्ट वर्ड है उसका मतलब भी इधर ही समझ लेता है। तो बाइसेक्ट का मतलब है एक दूसरे को एग्जैक्टली आधे में काटना, जिसका मतलब होता है अगर ये वाली लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ की है, ये वाली, ये लाइन अगर 10 सेंटीमीटर्स की है तो एग्जैक्ट ऊपर भी 5 होंगे, नीचे भी 5 होंगे। वैसे ही ये जो दूसरी वाली लाइन है, अगर वो 4 सेंटीमीटर्स की है तो दोनों तरफ एग्जैक्ट 2 और 2 होगा। बाइसेक्ट मतलब एग्जैक्टली आधा काटना, मिड पॉइंट पर मिलना। तो रोम्बस के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को खाली 90 डिग्री पे नहीं काटते, वो दोनों को एग्जैक्ट हाफ हाफ भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड का दूसरा नाम है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजॉइड का दूसरा नाम है ट्रेपेजियम। मोस्टली टेक्स्ट बुक के अंदर हमको यही नाम देखने को मिलता है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जो है उसकी खाली एक ही प्रॉपर्टी है कि उसकी एक पैर, ऑपोजिट साइड्स की एक पैर जो होती है वो पैरेलल होती है। पैर का मतलब होता है जोड़ी, मतलब कि ये लाइन और ये लाइन की जो जोड़ी बनेगी पैर,
वो पैरेलल होगी, बाकी कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, मतलब बाकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है ट्रेपेजियम के अंदर। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है वो दोनों पैरेलल नहीं है, मतलब कि ट्रेपेजियम के अंदर खाली वन पेयर, ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर गोइंग टू बी पैरेलल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ट्रेपेजियम समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है काइट। अब काइट जो है वो हम किसको बोलते हैं, ऐसे शेप वाली, मोस्टली पतंग जो होती है, कॉमन पतंग, कुछ पतंगे जो होती है वो स्क्वायर भी होती है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि काइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है एग्जैक्टली। तो काइट की प्रॉपर्टीज़ ये है कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट वर्ड पहली बार आया, तो एडजेसेंट वर्ड का मतलब ज़रा समझ लेते हैं। आजू बाजू वाले को बोलते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, सिंपली बोलने जाए तो। जैसे कि मैं अगर ये लाइन की बात कर रही हूँ तो उसके बाजू वाली ये लाइन, ये दोनों सेम है मेजरमेंट में, मतलब ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। वैसे ही सामने देखने जाए तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों की मेजरमेंट जो है वो सेम होगी, 5-5 सेंटीमीटर एग्जाम्पल। तो टू पेयर्स, ऐसी दो ही जोड़ी होगी। क्यों? क्योंकि आप फिर यहाँ पर देखने जाओ तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ये तो सेम नहीं है। तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, दो जोड़ी बनेगी, ये ऊपर की दो लाइन की एक जोड़ी और नीचे की दो लाइन की एक जोड़ी। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्लियर है। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो गलत है। यहाँ पर आएगा एंगल्स, ये जो साइड्स था उसकी जगह पे आएगा एंगल्स, क्योंकि ऑपोजिट साइड तो इक्वल है ही नहीं। ये देखो, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल नहीं है। पर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसा ज़रूर आ सकता है। देखो, ये जो एंगल है ना वो बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, तो ये दोनों सेम नहीं है। पर हम अगर इस एंगल की बात करें और उसके सामने वाले इस एंगल की बात करें तो उन दोनों की मेजरमेंट सेम हो सकती है। दोनों एग्जैक्टली 60 डिग्री हो सकते हैं, दोनों कुछ भी सेम एंगल हो सकते हैं। तो एक जोड़ी जो है वो अपोजिट एंगल्स की सेम होगी। उसके बाद क्या लिखा है, वन डायगनल बाइसेक्ट द अदर, मतलब दोनों डायगनल्स जो है वो एक कोई भी सॉरी दोनों डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे, कोई एक डायगनल जो है वो दूसरे डायगनल को परफेक्टली बाइसेक्ट करेगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ वाला जो डायगनल होगा वो एग्जैक्टली आधा आधा कट जाएगा। यहाँ से 4 सेंटीमीटर्स अगर है तो वो 2 कट जाएगा। पर ये तो साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अगर 6 सेंटीमीटर का एक डायगनल होगा तो वो तो ऊपर 2 और नीचे 4 ऐसे कटेगा। तो एक डायगनल जो है वो दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, पर दूसरा डायगनल जो है वो ये वाले डायगनल को बाइसेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोगों ने वन डायगनल लिखा हुआ है। उसी की जगह पे रोम्बस में लिखा था डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि उसमें दोनों डायगनल जो है वो आधे आधे कट रहे हैं। इसमें वन डायगनल इसलिए लिखा है क्योंकि एक ही डायगनल जो है वो आधा कटेगा। उसके बाद लिखा है डायगनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्रीज। ये चीज़ रोम्बस में भी हो रही थी और ये चीज़ इधर भी होगी, मतलब कि काइट के दोनों जो डायगनल्स हैं उनके बीच में एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल बनता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स के अंदर आता है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रैपेजियम और काइट। तो सारे की प्रॉपर्टीज़ परफेक्टली क्लियर हो गई। आज के दिन में हम लोगों ने ज्योमेट्री के जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे जो है वो निपटा दिए हैं। तो हम लोग एक बार पूरे स्लाइड्स वापस देख लेते हैं कौन सी जगह पर क्या था। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एंगल, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस और पैरेलल लाइंस क्या होती है। उसके एग्जैक्टली बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन से होते हैं, कितना छोटा कितना बड़ा है तो उसका नाम कितना किस टाइप का रहेगा, एक्यूट होगा या तो ऑब्ट्यूस होगा। उसके बाद हमने देखा कि एंगल को नाम कैसे देते हैं, एंगल को नाम जो है वो किस तरीके से देते हैं। उसके बाद था ये पॉलीगॉन होता क्या है। उसके बाद था टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स के प्रकार कौन से हैं। उसके बाद मैंने ये देखा था कि साइड्स जो है वो बढ़ती जाएगी तो नाम कैसे बदलते जाता है। उसके बाद था ये ट्रायंगल्स की कैटेगरीज, कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। एंगल के हिसाब से 3 टाइप के होते हैं और साइड के हिसाब से ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद था ये पॉलीगॉन्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ये चीज़ बहुत क्लियर है बच्चों कि अगर आपको कोई भी एक ट्रायंगल दिया जाता है तो आप बता पाने चाहो कि वो कौन से टाइप का ट्रायंगल है, शुड बी योर
कीन इंटरेस्ट, मतलब आपको आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है। मैं अगर आपको कोई भी पॉलीगॉन देती हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से टाइप का, ये कौन से, वन से ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, पॉलीगॉन्स नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी। ये सारे के सारे जो 4 साइड से बने हुए हैं, तो मैं सारों को बोलूँगी क्वाड्रिलेटरल्स। तो मैं आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल देती हूँ तो आप उसका नाम बता पाने जाओ, और दूसरा कि मैं अगर आपको कोई भी ट्राइंगल देती हूँ तो वो किस टाइप का ट्राइंगल है वो आप बता पाने जाओ, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको ये चीज़ समझ आती है। तो हम जाएंगे हमारे पूरे लेक्चर के लास्ट पार्ट पे, जो है एक पज़ल। सो आज का जो पज़ल है वो थोड़ा सा लेंदी है पर बहुत इंटरेस्टिंग है, आई बेट कि सोच सोच के थक जाओगे। सो लेट्स गो टू द पज़ल। तो आज का पज़ल ये कहता है कि आपके पास 3 लोग हैं। एक है जो हमेशा झूठ बोलता है, द लायर। फिर एक है जो हमेशा सच बोलता है, द ट्रूथ टेलर। और एक है जो रैंडम आंसर देता है, वो आप पूछोगे तो कभी हाँ बोल देगा, कभी ना बोल देगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सच बोले, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा झूठ बोले। तो ये है तीसरा इंसान। तो हमारे पास है द लायर, द ट्रूथ टेलर एंड द रैंडम आंसरर। 3 लोग हैं। अब पज़ल क्या है, आपको पता लगाना है कि कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है और कौन रैंडम आंसर देता है। और ये पता लगाने के लिए आपके पास सिर्फ 3 सवाल है। तो आप ये 3 सवाल, ये तीनों में से किसी को भी पूछ सकते हो। एक का एक सवाल दोबारी भी पूछ सकते हो, पर आप टोटल मिला के खाली 3 ही सवाल पूछ सकते हो। तो आपने एक सवाल अगर दोबारी पूछा तो आपके पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचेगा। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि तीनों में से कौन ट्रूथ टेलर है, कौन लायर है और कौन रैंडम आंसरर है, खाली 3 सवाल पूछ कर। और हर बार आपके 3 सवाल का जवाब जो है वो या तो हाँ आएगा या तो ना आएगा। तो वो आपको आंसर करेगा येस या तो नो, खाली इतना ही आंसर करेगा। तो आपको जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हो, पर आप पता कैसे लगाओगे कि ये तीनों में से कौन जो है वो कौन है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं मंडे को आई गेस। एंड टिल टिल देन ऑल द बेस्ट। होमवर्क करो, भेजो टीचर को, और कमेंट करो वीडियो में, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर पसंद आता है तो। और येस, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वीडियो के कमेंट के अंदर आप मुझे ये बता सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, जो आप लोगों ने नहीं बोला है। तो मेक श्योर कि आप बताओ कि आपका इंटरेस्ट क्या है। बाय बाय।